हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ प्लेन लाइन को स्टार्ट करने जा। तो बच्चों, ये आपका क्या है, सेकेंड जो आपका थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो जो आपका पिछला चैप्टर था उसमें हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है या सीधी रेखा में गतिमान होती है। और उस चैप्टर में हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी यानी वेग हो गया, आपका चाल हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट, करंट, इन कॉन्सेप्ट को हमने समझा। बेसिकली पिछले चैप्टर में हमने बात की थी जब भी एक वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, यानी जहां पर उसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट या आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है या एक ही कोऑर्डिनेट में वो चल रही है। यहाँ पे हम बात करेंगे वस्तु के जो है, यहाँ पे भी हम चलने की ही बात करेंगे, उनकी गति की ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से वस्तु एक प्लेन पर चलती है। प्लेन को जैसे कि हम जानते हैं, यहाँ पे हम तल कहते हैं, यानी ये क्या होता है, 2 डायमेंशन। ठीक है, 2 विमीय होता है। ठीक है, जब हम जो है एक सीधी रेखा की बात करते हैं तो वहां पे हम सिर्फ एक डायमेंशन की बात करते हैं, यहाँ पे हम 2 डायमेंशन की बात करें, यानी हम बात कर रहे हैं कि जब भी वस्तु चलती है तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट नहीं बल्कि 2 कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस आते हैं, जिनको हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। तो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं मोशन इन अ प्लेन, यानी एक समतल में गति की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऐसी गति की जिसमें 2 कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस आ रहे हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि कोई जो है वस्तु वो वृत्तीय गति कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई वस्तु क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन। तो जब भी कोई वस्तु सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति करती है तो उसके 2 कोऑर्डिनेट में चेंजेस आते हैं। आप देख सकते हैं कि जब इस तरीके से वस्तु गति कर रही है तो अगर हम इसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दें, ये आपके एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है, और वस्तु इस तरीके से गतिमान यानी एक वृत्तीय पथ पे गतिमान है, तो आप देख सकते हैं कि जो गति में बदलाव आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ इस अक्ष में ही नहीं बल्कि इस अक्ष में भी आपको परिवर्तन नजर आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का आपका उदाहरण है, जैसे कि आप कोई बॉल लेते हैं और मान लीजिए आपका जो फ्रेंड है वो कुछ दूरी पे खड़ा है, आपको उसे बॉल देनी है, तो आप क्या करते हैं, इस तरीके से फेंकते हैं। अब जब आप बॉल को फेंकते हैं, मान लीजिए ये आप हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका फ्रेंड खड़ा है, आपका दोस्त खड़ा है, आपको इसे बॉल देनी है, तो आप क्या करेंगे, इसे इस तरीके से फेंकते हैं, तभी इसके पास जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब बॉल को फेंका जा रहा है तो बॉल में परिवर्तन इस अक्ष में ही नहीं, इस दिशा में ही नहीं बल्कि इस दिशा में भी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊंचाई भी, मतलब जो है ऊंचाई भी कंसिडर की जा रही है, हाइट में भी चेंजेस आ रहे हैं, साथ ही साथ लेंथ में यानी जो दूरी है या डिस्टेंस है उसमें भी चेंजेस आ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो बॉल है यानी जो बॉल है आपकी, उसकी गति के कारण सिर्फ एक्स अक्ष में ही नहीं वाई अक्ष में भी बदलाव आ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो गति होती है जिसमें सिर्फ एक्स अक्ष ही नहीं वाई अक्ष में भी परिवर्तन आता है, ठीक है, इस प्रकार की गति को हम मोशन इन अ प्लेन यानी समतल सतह में गति की हम बात करते हैं। ठीक है, तो प्लेन 2 डायमेंशन होता है, 2 विमेय होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 विमेयों में या 2 आयामों में क्या होता है, गति में परिवर्तन है। वही जब हम बात करते हैं एक स्ट्रेट लाइन की, एक सरल रेखीय गति की, या एक सीधी रेखा में कोई वस्तु गति कर रही है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ एक ही अक्ष में परिवर्तन आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, आपके 2 अक्ष में परिवर्तन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसी गतियों की जिसमें सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 2 जो है अक्ष है, जो एक्सिस है, उनमें परिवर्तन आता है। मोशन इन अ प्लेन
as motion of two dimension. Example, projectile motion, circular motion, etc. ठीक है, यानी अगर हम बात करें किसी समतल में गति, ठीक है, किसी समतल में गति की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम दो आयामों में गति भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी समतल में गति को दो आयामों में गति कहा जाता है। For the analysis of such motion, our reference will be made of an origin and two coordinate axes x and y. अब जब भी हम बात करते हैं मोशन इन अ प्लेन की, यानी जब भी हम ये कहते हैं कि जो समतल सतह है उसमें गति हो रही है या एक सतह पर गति हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो दो अक्ष में लेते हैं, दो एक्सिस में लेते हैं, या हम ये कह सकते हैं जो हम चेंजेस लेते हैं वो टू कोऑर्डिनेट्स में या दो कोऑर्डिनेट्स में लेते हैं, जो कि एक एक्स में होता है, एक एक्स अक्ष में होता है और दूसरा वाई अक्ष में। ऐसी गति के विश्लेषण के लिए हमारा संदर्भ एक मूल और दो समन्वय अक्षों x और y से बना होता है। ठीक है, और जो मोशन इन अ प्लेन है यानी समतल सतह में जो गति की जब हम बात करते हैं तो इसके क्या उदाहरण है आपके, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। ठीक है, तो ये आपका किस कौन सा कॉन्सेप्ट है, मोशन इन अ प्लेन। तो जब भी हम प्लेन की बात करेंगे तो हमेशा हम टू डायमेंशन यानी दो डायमेंशन की हम बात करेंगे, यानी जो भी बदलाव आ रहा है गति के कारण, क्योंकि हम जानते हैं गति क्या होती है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, समय के साथ क्या हो रहा है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पर जब हम जो है मोशन की बात करते हैं, गति की बात करते हैं, वो भी किसी प्लेन में, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि वस्तु की जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है वो सिर्फ एक अक्ष में ही नहीं, दो अक्षों में हो रहा है। ठीक है, टू एक्सिस में हो रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हमारे पास अनेक प्रकार की राशियां हैं, अलग अलग राशियां आपने देखी हैं, अलग अलग क्वांटिटीज देखी हैं। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को, दूरी हमने पढ़ी। ठीक है, दूरी हमने जानी, दूरी क्या होती है। इसके बाद हमने विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, आप क्या कब आपका जो है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, ये भी हमने देखा। इसके साथ साथ हमने वेलोसिटी और स्पीड के कॉन्सेप्ट को देखा, यानी चाल और वेग क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। साथ ही साथ हमने एक्सेलरेशन यानी त्वरण के कॉन्सेप्ट को जाना। जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे तो हमने दो बातें करी, यानी दो कॉन्सेप्ट्स हमने समझे। एक था आपका स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियां, और दूसरा आपका वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमने बात करी, जब हम दूरी की बात कर रहे थे तो हमने ये कहा कि जो दूरी होती है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। वही जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, विस्थापन की बात कर रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन एक सदिश राशि। तो अब हम ये समझेंगे कि अदिश और सदिश राशियां होती क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियों। तो अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटी वो राशियां होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है यानी परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। यानी इनको बदलने के लिए सिर्फ परिमाण में ही परिवर्तन होना चाहिए, दिशा में परिवर्तन के कारण इनमें चेंजेस नहीं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आपका स्पीड यानी चाल, स्पीड यानी चाल। ठीक है, तो जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था चाल का यानी स्पीड, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था कि एक रेशियो होता है डिस्टेंस और टाइम का, यानी किसी पर्टिकुलर समय में कितनी दूरी तय की गई है, इसका अनुपात ही आपका स्पीड और एलोन और साइज एलोन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यानी वो भौतिक राशियां जो सिर्फ उनके परिमाण और जो उनका आकार है उसी के ऊपर निर्भर करती है, उनका सिर्फ परिमाण और आकार ही होता है, ऐसी राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल,
लेंथ, मास, डेंसिटी, स्पीड, वर्क एक्सेट्रा। वे भौतिक राशियां जो पूरी तरह से केवल उनके परिमाण या आकार द्वारा निर्दिष्ट होती है अदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, घनत्व, गति, कार्य आदि। तो ये सारी की सारी जो आपकी क्वांटिटीज हैं, राशियां हैं, ये सारी कैसी राशियां हैं? स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, यानी सदिश राशि। तो अगर हम सदिश राशि की बात करें तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कुछ सदिश राशियों के बारे में, जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, वेग यानी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो इन कॉन्सेप्ट्स को हमने जाना था, ठीक है। और हमने क्या कहा था कि विस्थापन, वेग, त्वरण क्या है? आपकी स्केलर क्वांटिटी है, सदिश राशियां हैं। क्यों है सदिश राशियां? क्योंकि इनका परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। यानी अगर आपको वेग में परिवर्तन लाना है, विस्थापन में परिवर्तन या त्वरण में परिवर्तन लाना है, तो सिर्फ इसकी जो क्वांटिटी है यानी जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, उसमें ही परिवर्तन से ही नहीं बल्कि सिर्फ दिशा में परिवर्तन के कारण भी इनमें बदलाव हो सकता है। यानी जो ये सारी राशियां होती है ये किनके ऊपर निर्भर करती है? इनका मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी ठीक है, इनका क्या होता है? परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, यानी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो ऐसी राशियां जिनका परिमाण भी है और दिशा भी है, ऐसी राशियों को हम वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशियां कहते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि आपका टेम्परेचर में बदलाव, क्योंकि आप ये जानते हैं टेम्परेचर यानी जो आपका तापमान होता है ये आपका नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। यानी इसकी क्या है? डायरेक्शन भी है। तो टेम्परेचर भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से वेलोसिटी यानी वेग भी एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेग आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसकी दिशा भी होती है। इसी तरीके से वेट यानी भार, भार की जब हम बात करते हैं तो भार बेसिकली क्या होता है? एक प्रकार का बल होता है, यानी फोर्स होता है। यहाँ वह बल होता है जिससे कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर जो है आकर्षित होती है या खींची जाती है। तो बेसिकली वेट क्या है? एक प्रकार का फोर्स है, बल है, और ये भी दिशा के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो वेट भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से थ्रस्ट यानी ये क्या है? आपका प्रणोद, जिसे आप कहते हैं, एक प्रकार का बल ही होता है, परपेंडिकुलर फोर्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एक लंबवत बल होता है। तो ये जो आपका थ्रस्ट है ये भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा आपका जैसे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ठीक है, आपका जो है मोमेंटम हो गया, ठीक है, फोर्स हो गया, समवेग हो गया, आपका टॉर्क हो गया, ये सब क्या है? ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, यानी सदिश राशि है। यानी इनकी जो है परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। Vector quantities are those physical quantities which are characterized by both magnitude and direction. यानी सदिश राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिनकी विशेषता परिमाण और दिशा दोनों से होती है। एग्जाम्पल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एटसेट्रा। उदाहरण के लिए वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, टॉर्क। तो ये क्या है? ये कुछ उदाहरण है सदिश राशियों। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे हम जो है सदिश को काफी डिटेल में पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि आप वेक्टर क्वांटिटीज को किस तरीके से दर्शाते हैं,
आपके अलग अलग प्रकार के जो वेक्टर हैं, सदिश हैं, वो कौन कौन से होते हैं ये भी हम जानेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशियों की विशेषताओं की। यानी जो सदिश राशियां होती है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये हम जानते हैं। पहली विशेषता जो है इसकी वो यह है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। यानी कि अगर आपको इन राशियों में बदलाव करने हैं तो सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड चेंज करके ही इनमें बदलाव नहीं होता है, आपको क्या करना है, अगर आप डायरेक्शन यानी दिशा भी चेंज करते हैं तब भी इसमें बदलाव हो सकता है, या आप अगर दोनों को चेंज करते हैं तो तब भी इसमें बदलाव। यानी ये ऐसी राशियां हैं जिनका परिमाण और दिशा दोनों होती। अगर हम सदिश राशियों की बात करें तो इनका परिमाण और दिशा दोनों होती। अगर हम सदिश राशि की बात करें तो इसे आप नॉर्मली जो आपके नॉर्मल आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उनके माध्यम से, यानी डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन से कोई ये ओबे नहीं करती। यानी अगर आपको दो वेक्टर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आप नॉर्मली या सिंपल जो अलजेब्रा के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको इन राशियों में बदलाव करना है तो या तो आप इसके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में बदलाव करेंगे या इसकी दिशा में बदलाव करेंगे या फिर दोनों। यानी अगर मान लीजिए अगर आपको किसी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है चल रही है गति कर, उसका जो वेग है वो मान लीजिए 2 मीटर प्रति सेकंड है, प्लस 2 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको इसके वेग में परिवर्तन करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, या तो इसके मैग्नीट्यूड यानी ये जो 2 है यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसमें बदलाव होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इसमें बदलाव करना है तो क्या करेंगे आप इसके जो है इसके वेग को बढ़ा देंगे। मान लीजिए 4 मीटर प्रति सेकंड कर दिया तो क्या हो गया, चेंजेस आ गए। दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव है यानी डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन किसमें चेंज आ रहा है, परिमाण में चेंज आ रहा है। या आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप ये चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहे लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसकी दिशा बदल के इसे बदल सकते हैं। ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहे लेकिन ये बदलाव हो जाए तो आप क्या करेंगे, दिशा में परिवर्तन कर देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको नेगेटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड माइनस 2 मीटर प्रति सेकंड दोनों अलग अलग होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दिशा में परिवर्तन है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, या आप मैग्नीट्यूड में चेंजेस करेंगे, ठीक है, यानी आप न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंजेस करेंगे, या आप दिशा में चेंज करेंगे, या आप दोनों में बदलाव कर सकते हैं। यानी आपने इसे मान लीजिए -6 मीटर प्रति सेकंड कर, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इसमें बदलाव हो। तो यानी कि अगर हम बात करें सदिश राशियों की तो सदिश राशियों में परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है, या आप उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दीजिए यानी उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में बदलाव कर दीजिए, या उसकी दिशा में परिवर्तन कर दीजिए। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही है लेकिन दिशा में परिवर्तन कर दीजिए, या आप दोनों में परिवर्तन कीजिए। तो इस तरीके से आपकी जो है सदिश राशियों में परिवर्तन या उसमें चेंजेस आ। नेक्स्ट, हम इसे जब भी जो है दर्शाते हैं तो एक बोल्ड लेटर से दर्शा, यानी जब भी आप किसी वेक्टर को दर्शाएंगे तो आप कैपिटल लेटर या बोल्ड लेटर से ही दर्शाएं। जैसे ABCD हमेशा कैपिटल फॉर्म में, या PQRS के जो भी लेटर आप लेते हैं वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से कैपिटल में होना चाहिए। नेक्स्ट, इन लेटर्स के ऊपर आपको इस तरीके से एरो बनाना होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जब भी वेक्टर या सदिश राशियों को शो करते हैं तो इस तरीके से बोल्ड लेटर्स की फॉर्म में, साथ ही साथ उनके ऊपर एरो बनाकर शो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वेक्टर्स को कुछ इसी तरीके से शो करते हैं। अब यहाँ पे जो एरो है आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपका एरो बन। तो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, वेक्टर A
वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर आर और वेक्टर एस। यानी जब भी आप वेक्टर को शो करेंगे तो इस तरीके से शो करें। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर यानी सदिशों की विशेषताएं। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर। सदिशों की विशेषताएं निम्नलिखित है। These possesses both magnitude and direction, यानी इनमें दोनों होते हैं, परिमाण और दिशा। ठीक है। These do not obey ordinary law of algebra, यानी ये बीजगणित के सामान्य नियमों का पालन नहीं करते हैं। यानी नॉर्मली, जैसे कि आप नॉर्मली 1 + 2 3 होता है, इस तरीके से आप वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते। यानी सिंपल लॉज का यूज करके आप वेक्टर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। These changes if either magnitude, direction और both change। यानी ये जो है, जो सदिश होते हैं, इनमें बदलाव कैसे होता है, या तो परिमाण में बदलाव हो या दिशा में बदलाव हो या फिर दोनों में बदलाव हो, तो इस तरीके से आप जो है, जो ये सदिश है, इनमें बदलाव कर सकते। These are represented by bold faced letters और letters having arrow on them। इनको हम जो है बड़े अक्षर, जो आपके कैपिटल लेटर्स होते हैं, उनसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप इनके ऊपर एक एरो बना। इनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। ये बीजगणित के सामान्य नियमों का पालन नहीं करते हैं। यदि परिमाण या दिशा दोनों बदलते हैं तो ये बदल जाते हैं। इन्हें मोटे अक्षरों या उनके ऊपर तीर वाले अक्षरों के द्वारा दर्शाया जाता है। अब जब भी हम वेक्टर्स को शो करते हैं, बेसिकली मान लीजिए ये क्या है आपका, जैसे अभी हमने पढ़ा, ये क्या है, वेक्टर। ठीक है। तो ये क्या है, वेक्टर है। तो यहाँ इस वेक्टर का अर्थ है AXI प्लस AYJ प्लस AZ। ठीक है। तो आप जो है वेक्टर ए को इस तरीके से शो करते हैं। यहाँ पर AX जो है, एक्स एक्सिस में A का जो है मैग्नीट्यूड है, यानी परिमाण है। AY जो है, Y जो एक्सिस है, Y जो अक्ष है, उसमें A का परिमाण है, और J क्या है, Y की तरफ जो है एक यूनिट वेक्टर। यानी ये बेसिकली जो आपके IJK है, ये किसको शो कर रहे हैं, दिशा को, यानी डायरेक्शन को। IX दिशा को शो करता है, J Y को, और K Z दिशा। अब यहाँ पे AZ जो है, ये जो है A का परिमाण दिखा रहा है ZX। ठीक है। तो आप जो है वेक्टर को इस तरीके से शो करते हैं, A बराबर AXI AYJ प्लस AZ। अब हम बात करते हैं, हमने क्या कहा, A जो आपका वेक्टर A है, आप इस तरीके से शो कर। अगर हम इसके मॉड्यूलस की बात करें या इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, इसको आप या तो A से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर आप मॉड A से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मॉड ऑफ वेक्टर A। ठीक है। इस तरीके से आप इसके मैग्नीट्यूड को शो करते हैं। ठीक है। इसे आप क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। और ये क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। It shows magnitude of a vector। यानी यह सदिश का परिमाण दर्शाता है। ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ ए, या सिंपली आप ए जब लिखते हैं तो ये क्या दर्शाता है, मैग्नीट्यूड, यानी जो सदिश है उसका परिमाण को, यानी इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे दर्शाता। और आप जो है वेक्टर ए को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। ठीक है। आप इसे नोट करें। तो
बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर 3 है मोशन इन अ प्लेन, इसे स्टार्ट किया। आज हमने ये समझा कि किसी प्लेन में मोशन यानी आपके पास कोई समतल है, उसमें गति क्या होती है। ये जो है एक स्ट्रेट लाइन मोशन से यानी एक सरल रेखीय गति से किस तरीके से भिन्न होता है। इसके साथ साथ हमने ये जाना कि सदिश और अदिश राशियां क्या होती है और वेक्टर जो होते हैं यानी जो सदिश होते हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या है और किस तरीके से आप सदिशों को दर्शा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कितने प्रकार के सदिश होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम कुछ फॉर्मूले भी देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। आपको आज जितना पढ़ाया गया है आपको उसे रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।